हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गाइस देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 लेक्चर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। आज जो यहाँ पर हम 4th लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। गाइस देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला देता हूँ। गाइस देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं? शेयर होल्डर के, यस और नो? यस। सेकंड, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? यहाँ पर जो मेरे शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे हम? यहाँ पर जो मेरी प्राइस पर शेयर यदि वो इंक्रीज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ जो है यहाँ पर मैक्सिमाइज हो रही है, या मैं कह सकता हूँ जो उनकी वेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। गाइस देखिए, अब यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? यहाँ पर रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। जो मेरे पास लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं गाइस, उनका मैं किस टाइप से यूज कर रहा हूँ, किस प्रपोर्शन में यूज कर रहा हूँ, वो मेरा क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। गाइस मुझे यहाँ पर इस तरीके से दोनों का प्रपोर्शन को मिक्स करके एक कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार करना है जिससे कि जो मेरे शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल है मैं उनका किस प्रपोर्शन में यूज कर रहा हूँ, वो मेरी क्या कहलाती है? कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए फर्स्ट गाइस, देखिए यहाँ पर लो लिवरेज क्या होता है गाइस? सबसे पहले मैं आपको लिवरेज की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? यहाँ पर जो मुझे फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट पे करनी है। देखिए, इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्ज। गाइज जो यहाँ पर फिक्स फाइनेंशियल चार्ज मुझे पे करना है इन द इनकम स्ट्रीम ऑफ द बिजनेस। गाइज जो मेरे पास जो मेरे बिजनेस में इनकम हो रही है उसमें से मुझे एक फिक्स फाइनेंशियल चार्ज यहाँ पर पे करना होता है। फॉर एग्जांपल गाइज मैं डेट लेता हूँ गाइज यहाँ पर 10% से, तो डेट 10% क्या होगा? यहाँ पर मेरा फाइनेंशियल लिवरेज होगा, क्योंकि ये मुझे फिक्स है 10% हर मंथ पे करना ही करना होगा एज ए इंटरेस्ट। क्लियर है? आइए अब गाइस देखिए, यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट का जो ज़्यादा यूज करता हूँ, या मैं कह सकता हूँ गाइस देखिए लो लिवरेज कब होगा? डेट का तो मैं कम यूज कर रहा हूँ लेकिन इक्विटी का ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हम $200 का क्या कर रहे हैं? डेट से फंड को रेज कर रहे हैं, और $800 हम किसके थ्रू रेज कर रहे हैं? इक्विटी के थ्रू रेज कर रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा? मेरा लो लिवरेज होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एज ए इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। क्योंकि गाइस देखिए, जो मैं एज ए इंटरेस्ट पे करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे करूँगा? यहाँ पर $200 पे मुझे पे करना है, लेकिन $800 का यहाँ पर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर है, और इक्विटी शेयर होल्डर आपको पता है बिजनेस के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। यदि प्रॉफिट होगा तो किसका होगा? ओनर का, और लॉस होगा तो कौन बियर करेगा? उसको ओनर बियर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लो लिवरेज होता है। अब गाइस देखिए, हाई लिवरेज कब होगा? यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेट का तो ज़्यादा यूज कर रहा हूँ लेकिन इक्विटी का कम यूज कर रहा हूँ। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने क्या करा है, $800 किससे रेज कर रहा हूँ मैं फंड? यहाँ पर डेट का यूज करके, और $200 किसका यूज करके कर रहा हूँ मैं? इक्विटी का। तो यहाँ पर क्या होगा? मेरा हाई लिवरेज होगा, क्योंकि $800 पे मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हाई लिवरेज होगा। लिवरेज मैंने आपको बताया क्या होता है? मेरी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, या मैं कह सकता हूँ फिक्स फाइनेंशियल चार्ज जो मुझे पे करना है एज ए इंटरेस्ट। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में ध्यान रखना होता है कि हम इस तरीके से मिक्सर को तैयार करते हैं गाइज यहाँ पर डेट और इक्विटी के, ताकि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो भी मैक्सिमाइज हो जाए, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है मुझे कम से कम पे करना पड़े। अब गाइज देखिए, जब मैं इंटरेस्ट को कम से कम पे करूँगा तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी। समझ रहे हो आप इस बात को? क्योंकि गाइज देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अवेलेबल है, और गाइस देखिए 10,000 मैंने क्या करा? एज ए इंटरेस्ट पे कर दिया। तो यहाँ पर शेयर होल्डर में कितना जाएगा? 90,000, यानी 90,000 हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? शेयर होल्डर में। लेकिन ऑन द अदर हैंड गाइज मैं ऐसे सोर्स का यूज करता हूँ यहाँ पर। गाइज देखिए, सेम एज 1 लाख का क्या है? यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, और मैं ऐसे सोर्स का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे एज ए इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? 20,000। तो शेयर होल्डर के पास कितना जाएगा? यहाँ पर 80,000 जाएगा। तो इनमें से मैं कौन से सोर्स का यूज़ करूँगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि इस सोर्स का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो हमें ऐसे सोर्स का यूज़ करना है जिससे मेरी शेयर होल्डर की वेल्थ जो है मैक्सिमाइज हो जाए। तो यही मेरी क्या कहलाती है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है, कि हम एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें कितना पोर्शन यहाँ से डेट का यूज करना है और कितना पोर्शन हमें इक्विटी का यूज करना है। वो मेरी क्या कहलाती है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। क्लियर हुई होगी? आइए, कॉस्ट एंड रिस्क, डेट एंड इक्विटी। का देखिए, डेट एंड इक्विटी के केस में यहाँ पर कॉस्ट कितनी लगती है और रिस्क क्या क्या होते हैं, इन बातों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए,
कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। गाइस देखिए डेट के केस में क्या होता है यहाँ पर कॉस्ट जो होती है वो लोअर होती है, क्योंकि इक्विटी के केस में गाइस क्या होता है यहाँ पर जितना प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, शेयर होल्डर का। लेकिन डेट के केस में क्या आएगा यहाँ पर डेट का जो हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स किया है हमें वही सिर्फ और सिर्फ पे करना है। मैंने आपको बताया था कि यदि हम 10% पे फंड को रेज कर लें तो हमें 10% ही एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन इक्विटी के केस में गाइस जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यहाँ पर 1 करोड़ का होता है तो 1 करोड़ कौन ले जाएगा, यहाँ पर शेयर होल्डर की इनकम होगी वो। क्लियर है। सेकंड देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट लेस होता है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर चुका हूँ ये बात। गाइस देखिए क्योंकि लैंडर रिस्क क्या होता है, लेस होता है ओनर रिस्क के। ओनर का क्या है गाइस, लैंडर का रिस्क क्या है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है और जो वो फंड लगा रहा है। लेकिन गाइस देखिए ओनर का रिस्क क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो कौन ले जाएगा, ओनर ले जाएंगे। लॉस होगा तो कौन बियर करेगा, ओनर करेंगे। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर जो लैंडर होता है हमें फंड प्रोवाइड करा रहा है, उसका क्या है, किसी भी कारण से हमारे बिजनेस में लॉस होता है लेकिन वो अपना इंटरेस्ट लेके ही लेके जाएगा, उसको हमें पे करना ही करना होगा इंटरेस्ट को। तो गाइस यहाँ पर जो रिस्क होता है लैंडर का वो काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू ओनर रिस्क। थर्ड देखिए यहाँ पर लैंडर अर्न ए अश्योर्ड इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। गाइस देखिए जो हमने एश्योर कर दी, उसने हमें कहा कि मैं आपको 10% पे लोन प्रोवाइड कराऊंगा, तो गाइस उसको फिक्स है यहाँ पर हमें 10% ही पे करना है और यहाँ पर हमें रीपेमेंट भी करनी है किसकी, कैपिटल की। लेकिन इक्विटी के केस में गाइस हमें जो उन्होंने फंड को इन्वेस्ट किया है उसकी भी रीपेमेंट करनी है। और यहाँ पर किसी कारण से मेरा हाई प्रॉफिट होता है तो वो भी किसका है, शेयर होल्डर का है। और किसी कारण से मेरे बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो वो भी कौन बेयर करेगा, यहाँ पर शेयर होल्डर बेयर करेंगे। आइए गाइस देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा डेट पे मुझे इंटरेस्ट को पे करना पड़ रहा है, डेट पे इंटरेस्ट को जो मैं पे कर रहा हूँ गाइस देखिए वो क्या होता है, यहाँ पर टैक्स डिडक्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर 1 लाख का मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है और गाइस मुझे यहाँ पर क्या है, देखिए 20,000 एज ए इंटरेस्ट पे करने हैं। तो गाइस देखिए मुझे क्या होगा, यहाँ पर 80,000 मेरे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है और मुझे इस नेट अमाउंट पे यहाँ पर क्या होगा गाइस, टैक्स को पे करना होता है। क्लियर है। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो टैक्स लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस वेयर एज डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और गाइस देखिए जो डिविडेंड पेड होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपीज़ मेरे पास अवेलेबल थे, 20 का मैंने क्या करा एज ए इंटरेस्ट पे कर दिया, मेरे पास कितने बचे यहाँ पर 80,000। तो गाइस इनमें से मैं एज ए डिविडेंड पे करता हूँ, क्योंकि गाइस देखिए जो डिविडेंड पेड होता है वो आफ्टर टैक्स पेड होता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि मेरे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल होता है, उसमें से मुझे टैक्स पेड करना होता है और टैक्स पेड करने के बाद जो मेरे पास अर्निंग बचती है उसको हम एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है गाइस, यहाँ पर जो मेरा टैक्स का रेट है उसको क्या करता है, यहाँ पर रिड्यूस कर देता है। देखिए एनी डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट में लीड टू लिक्विडेशन। गाइस देखिए किसी भी कारण से हम यहाँ पर यदि डेट का यूज करके क्या कर रहे हैं, फंड को रेज कर रहे हैं और किसी भी कारण से हम इंटरेस्ट को पेड नहीं कर पाते या उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को हम पेड नहीं कर पाते, तो हमारी कंपनी क्या हो सकती है, लिक्विडेट हो सकती है। लिक्विडेट का यहाँ पर क्या है कि हम उसको सेल्स करके हमें उसका अमाउंट पे करना होगा। जो हमारी कंपनी अवेलेबल है उसकी हमें असेट्स को सेल्स करना होगा, उसकी लाइबिलिटी को पे करना होगा। ये मेरी क्या कहलाती है, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। थर्ड देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट बोथ प्रॉफिटेबिलिटी। गाइस देखिए प्रॉफिट को भी यहाँ पर इफेक्ट करती है कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस। जो मेरा फाइनेंशियल रिस्क है जो फेस कर रही है हमारी कंपनी बिजनेस के द्वारा फेस किया जा रहा है उसको भी इफेक्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर हम ऐसा प्रपोर्शन क्रिएट कर रहे हैं कि कितना यूज़ तो मैं डेट का यूज़ करूँ और कितना इक्विटी का करूँ, ताकि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो भी मैक्सिमाइज हो जाए और मुझे इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर कम से कम पे करना पड़े। देखिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज डेट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी डेट मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। गाइज मैंने आपको बताया यहाँ पर क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगी, जब यहाँ पर जो मेरे प्राइज है, शेयर का जो प्राइज है यहाँ पर वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या भी रहा है, मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू शेयर ऑफ ए कंपनी ऑफ डेट कंपनी। जिस भी कंपनी की हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, हम इस तरीके से करें कि उसकी जो शेयर होल्डर की यहाँ पर प्राइस है, जो शेयर का प्राइस है मार्केट में, वो भी इंक्रीज हो जाए और यहाँ पर शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो जाए और मुझे इंटरेस्ट भी कम से कम पे करना पड़े। क्लियर है। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पर डेट और इक्विटी की कंपेयर की हमने कि किस में ज़्यादा रिस्क होता है, किस में कम रिस्क होता है। तो गाइज हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मेरा डेट है उसमें ज़्यादा रिस्क होता है और इक्विटी शेयर कैपिटल में कम रिस्क होता है। क्लियर है। लेकिन गाइस यहाँ पर हम कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर गाइस क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर डेट का यूज करें या इक्विटी का यूज करें, ये फैक्टर डिसाइड करते हैं गाइस कि हम किस फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं,
क्या हम अपने माइंड में इन फैक्टर्स को लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हैं कि हमें डेथ का यूज करना है गाइस, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल का हमें यूज करना है। आइए सबसे पहला आता है यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशन। गाइस देखिए, डेट कैपिटल शुड बी यूज्ड ओनली इफ द कैश फ्लो पोजीशन इज रियली गुड बिकॉज लॉट ऑफ कैश इज नीडेड टू ऑर्डर टू मेक ए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑफ कैपिटल। गाइस देखिए, यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशन हमारी गुड है, प्रॉपर वे में वर्क कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, हम डेट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करेंगे। क्योंकि गाइस देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमें यहाँ पर ना ही तो इंटरेस्ट पे करना है और ना ही हमें रिफंड करनी है कैपिटल को, क्योंकि जो भी कैपिटल हमारी कंपनी में अवेलेबल होगी वो किसके शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर कौन है, मेरे ओनर है। कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, एज ए हम उसको भी क्या ट्रीट करते हैं कि हमने आउटसोर्स से फंड को रेज किया हुआ है, हमें उन्हें पे करना होता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर क्लियर है, यदि कैश फ्लो पोजीशन हमारी कंपनी की प्रॉपर वे में वर्क कर रही है और गुड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेट का यूज करते हैं, अदरवाइज हम किसका करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करेंगे। तो गाइस सबसे पहला आपने देखा कि कैश फ्लो पोजीशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है किसको, कैपिटल स्ट्रक्चर को। कैपिटल स्ट्रक्चर, यदि हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका ज़्यादा यूज करेंगे, डेट का। लेकिन गाइस हमारी कैश फ्लो पोजीशन बेकार है, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल का। क्लियर। आइए सेकंड देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या डिसाइड करता है कि जो मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उस प्रॉफिट में मैं कितने टाइम्स अपने इंटरेस्ट को पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए, मुझे 10,000 जो है इंटरेस्ट पे करना है और मेरे पास 1 लाख रुपीज़ एज ए प्रॉफिट अवेलेबल है, मेरी अर्निंग अवेलेबल है। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर कितना पे कर सकता हूँ, 10,000 है तो गाइस देखिए, और 1 लाख प्रॉफिट है, तो मैं 10 टाइम्स जो है अपने इंटरेस्ट को पे कर सकता हूँ। किस में से, अपने प्रॉफिट में से। तो ये मेरा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से लोअर द रिस्क टू पे द इंटरेस्ट। गाइस देखिए, जितना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ज़्यादा रिस्क कम हो जाएगा मुझे किसको पे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए ऑफ द कंपनीज डेट। जो भी हमने डेट को कलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है मैं उसको ईजिली कर पाऊंगा यदि मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी हाई है। क्लियर। लेकिन गाइस लो है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करेंगे, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हम इंटरेस्ट को ही पे नहीं कर पाएंगे। यदि हम डेट का यूज करके फंड को रेज करते हैं तो हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, और इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी क्या होगी, लिक्विडेट होनी ही होनी है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है गाइस देखिए, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन में क्या होगा गाइस, इंटरेस्ट। अब गाइस देखिए, अर्निंग मेरे पास कितनी अवेलेबल है, 1 लाख रुपीज़ की, और इंटरेस्ट पेड मुझे कितना करना है, 10,000 का करना है। मैं अभी आपको ये एग्जांपल क्लियर भी किया था मैंने। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होगा वो कितना होगा, 10 टाइम्स होगा। ऑलवेज इंटरेस्ट कवरेज रेशो किस में आता है, टाइम्स में आता है। गाइस आप यहाँ पर जो अकाउंट्स पढ़ेंगे 12th क्लास के अकाउंट्स की, आपकी थर्ड बुक अवेलेबल है। फर्स्ट तो गाइस यहाँ पर फंडामेंटल से रिलेटेड, सेकंड पार्टनरशिप है, जो थर्ड है यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें आप पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सारे रेशो आपको अच्छे से वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। फिर भी आपको छोटा छोटा यहाँ पर, या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो इस तरीके से काम करता है। क्लियर है। आइए थर्ड देखिए, थर्ड क्या आएगा यहाँ पर, डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या डिसाइड करता है कि जो हमने डेट का यूज करके फंड को रेज किया है यहाँ पर, उसको हम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गाइस देखिए, दिस रेशो रिमूव द वीकनेस ऑफ द ICR। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो की जो वीकनेस है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। गाइस देखिए, दिस शो द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। गाइस देखिए, बात आकर किस पे रुक जाती है यहाँ पर, कंप्लीट कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। यदि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन प्रॉपर वे में वर्क कर रही है और अच्छी है तो उस केस में हम डेट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करते हैं। गाइस देखिए, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर डेट सर्विस कवरेज रेशो का। गाइस देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट जो अवेलेबल है टैक्स पेड करने के बाद, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। गाइस देखिए, डेप्रिसिएशन भी क्या है यहाँ पर, मेरा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डिवाइड करना है किससे, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। गाइस देखिए, यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, और क्या है यहाँ पर, रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन की हमें कोई भी पेमेंट करनी है किसी भी, यहाँ पर यदि बैंक से लोन लिया हुआ है और हमें बैंक की पेमेंट करनी है तो उसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो भी हमारी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, यानी मैंने आपको बताया रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या है, जैसे मैंने क्या कर रखा है कि बैंक से लोन लिया हुआ है तो मुझे उसको पे करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको भी ऐड कर देते हैं। क्लियर है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या डिसाइड करता है कि जो मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है मैं उसमें से जो मैंने डेट लिया हुआ है उसको मैं पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये इसको डिसाइड करता है। गाइस फोर्थ देखिए, यहाँ पर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, इफ़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज हायर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है गाइस यहाँ पर कि कंपनी की हाई है, द कंपनी कैन चॉइस
टू यूज़ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स ईपीएस। ईपीएस का यहाँ पर मीनिंग क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या करती है जो मेरी कंपनी है, यदि उसकी क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है, गाइस उसने कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको जो उस पर से रिटर्न मिल रही है वो काफ़ी हाई है, तो उस केस में क्या करती है कंपनी, चॉइस कर सकती है किस में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में कर सकती है, लेकिन ये नहीं है करेगी ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं वहाँ पर वो डेट का यूज़ करेगी, क्योंकि गाइस देखिए उसकी रिटर्न ज़्यादा है तो गाइस उसके पास फंड्स अवेलेबल है अमाउंट को पे करने के लिए, तो वो क्या करेगी, डेट का यूज़ करेगी, और डेट पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो उसको ईजिली पे कर सकती है किसी भी कंपनी को, जिससे भी वो डेट का फंड का यूज़ करके यहाँ पर डेट, यानी मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म सोर्स का यूज करके यहाँ पर डेट को कलेक्ट कर रही है, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको ईजिली पे कर सकती है, क्योंकि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा यहाँ पर काफ़ी हाई है। डेट के यूज के क्या होते हैं, काफ़ी चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इक्विटी में शेयर नहीं कर सकती, गाइस इक्विटी को भी यहाँ पर यूज करके फंड को रेज कर सकती है। देखिए क्या कह रहा है, कंपनी कैन चॉइस टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स अर्निंग पर शेयर। लेकिन गाइस जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो किसके होते हैं, डेट को यूज करने के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, काफ़ी हाई है, और काफ़ी हाई है तो उसके पास जो अमाउंट है काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल होगा, और उससे क्या होगा, जब अमाउंट रिसीव होगा तो कैश फ्लो पोजीशन पे भी वो इफेक्ट करेगा, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। आइए गाइस देखिए फोर्थ के बाद ये ना फिफ्थ है, ये यहाँ पर गाइस देखिए जो टाइपिंग वाले ने मिस्टेक की हुई है, आप इसको फिफ्थ कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ डेट। अब गाइस देखिए कॉस्ट ऑफ डेट का यहाँ पर मीनिंग क्या है, यदि कॉस्ट यहाँ पर डेट की जो कॉस्ट है मुझे कम पड़ रही है तो मैं उस केस में क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर डेट का यूज़ करूँगा, लेकिन अदरवाइज यदि मुझे लगता है कि जो मेरी डेट की कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है तो उस केस में मैं किसका यूज़ करूँगा, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करूँगा। मोर डेट कैन बी यूज इफ़ द कॉस्ट ऑफ डेट इज लो, क्लियर है, एंड वाइस वर्सा। अब गाइस देखिए टैक्स रेट, देखिए सेकंड रेट, देखिए टैक्स रेट कैसे इफेक्ट करता है मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर को। गाइस देखिए जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा उतना ही मेरी डेट की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर दोनों का मिक्सचर है कि कितना मुझे इक्विटी का यूज करना है और कितना मुझे डेट का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हायर टैक्स रेट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर एंड इंक्रीज इट्स अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू इक्विटी। और क्या करता है यहाँ पर अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है किसकी, इक्विटी के कंपेयर में, कि हम इक्विटी का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे, क्योंकि डेट हमें क्या कर रहा है, रिलेटिवली चीपर पड़ रहा है। किसकी कंपेयर में रिलेटिवली चीपर पड़ रहा है, यहाँ पर इक्विटी के कंपेयर में। गाइस देखिए यहाँ यदि हम यहाँ पर किसी भी डेट का यूज नहीं करते तो गाइस देखिए मेरे पास अर्निंग कितनी अवेलेबल है, 5 लाख रुपीज़, और 5 लाख में से मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पर टैक्स पेड करना होगा। गाइस देखिए अर्निंग बिफोर टैक्स मेरे पास कितनी है, 5 लाख, और इसमें से मैं क्या करूँगा 30% टैक्स रेट मान के चलने के, हम 30% टैक्स रेट है। तो गाइस देखिए 1,50,000 यानी 1,50,000 रुपये मुझे एज ए टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। तो गाइस देखिए मेरे पास एक्चुअल में अर्निंग कितनी अवेलेबल है, 3,50,000 यानी 3,50,000 रुपये मेरे पास अवेलेबल हैं, किसके लिए, एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड्स करता है, मेरी कंपनी के ऊपर डिपेंड्स करता है कि मैं उसको एज ए डिविडेंड कंप्लीट को डिक्लेयर कर रहा हूँ या उसमें से कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, कुछ पार्ट हम एज ए रिटेन अर्निंग करके रख रहे हैं। ये बातें मैं आपके साथ डिस्कस की थी डिविडेंड डिसीजन को डिस्कस करते टाइम, ये सब बातें मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस की हुई है कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड्स करता है कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो कितना पार्ट्स यहाँ पर एज ए डिविडेंड रखेगा और एज ए रिटेन अर्निंग करके चलेगा। आइए अब गाइस देखिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं टैक्स रेट तो मेरा 30% है। गाइस देखिए पहले भी 30% था, अभी भी 30% है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेट का यूज कर रहा हूँ, कितना, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ का मैं डेट का यूज करता हूँ। तो गाइस देखिए अर्निंग सेम मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, कितने की, 5 लाख रुपीज़ की, लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो गाइस देखिए इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया मेरा, 1 लाख इंटरेस्ट पे करना है मुझे। एज ए इंटरेस्ट पे कर दूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास नेट अमाउंट, 4 लाख रुपीज़। अब 4 लाख रुपीज़ गाइस देखिए यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्स है मेरे पास, अर्निंग बिफोर टैक्स है, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है। तो भाई यहाँ पे मुझे टैक्स पे करना होगा। टैक्स कितना पे करूँगा, 30%। अब भाई देखिए मुझे जो टैक्स पे करना है वो कितने पे करना है, 4 लाख रुपीज़ पे। तो 4 लाख का कितना हो गया, 1,20,000 पे करने के बाद मेरे पास कितना बच रहा है, 2,80,000। 2,80,000 रुपये का ही देखिए यहाँ पर मेरे पास बच रहा है। क्या बच रहा है, यहाँ पर नेट अमाउंट बच रहा है जो मेरी नेट अर्निंग है टैक्स पेड करने के बाद। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक्चुअल में तो मुझे कितना पे करना पड़ा एज ए इंटरेस्ट, 1 लाख, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ रही है, यहाँ पर 70 लाख रुपीज़ पड़ रही है। आप 70,000 पड़ रही है, आप ध्यान से देखें तो 70,000 रुपये ओनली एंड ओनली कॉस्ट पड़ रही है मुझे। 30,000 रुपये यहाँ पर मेरे डायरेक्ट सेव हो रहे हैं एज ए इंटरेस्ट।
क्योंकि गाइस देखिए जब मैं इसको यूज नहीं कर रहा था, डेट का यूज नहीं कर रहा था, तो मुझे कितने टैक्स पे करना पड़ रहा था, 1,50,000। मैं डेट का यूज कर रहा हूँ तो मुझे कितने पे करने पड़ रहे हैं, 1,20,000 एज ए टैक्स। तो यहाँ पर कितने मेरे पास सेव हो गए, 30,000 रुपये ये सेव हो गए। तो गाइस देखिए 30,000 रुपये जब मेरे पास ये सेव हो गए और यहाँ मैं कितने पे कर रहा हूँ, 1,00,000। तो एक्चुअल में मैं क्या मान के चलूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कितनी कॉस्ट पड़ रही है यहाँ पर, 70,000 कॉस्ट पड़ रही है। यानी मैं कह सकता हूँ एक्चुअल में इंटरेस्ट में 10% पे ना करके, यहाँ पर एक्चुअल में तो 10% कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए गाइस यहाँ पर ये कितना पड़ गया, 7% पड़ गया, क्योंकि 3% का मेरे पास क्या हुआ यहाँ पर टैक्स सेव हो गया। क्लियर है। आइए गाइस अब यदि टैक्स रेट यहाँ पर और इंक्रीज हो जाता है, ये हो जाता है 40%, तो गाइस देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। 5 लाख का 40% गाइस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कितना आ रहा है गाइस, देखिए 2 लाख। तो यहाँ पर मेरे पास गाइस यदि मैं 2 लाख रुपीज़ एज ए टैक्स पे करता हूँ तो मेरे पास कितनी अर्निंग बचेगी, 3 लाख रुपीज़ की अर्निंग बच रही है। अब गाइस देखिए यहाँ पर सेम मैं लेके चलता हूँ, मैंने क्या करा, 10% इंटरेस्ट रेट पे करा है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया, मेरे पास कितने बचे, 4 लाख बचे इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अब गाइस देखिए 40% हमने कहा है कि टैक्स रेट जो है हमारा 40% हो गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मुझे 4 लाख पे 40% पे करना होगा, कितना होगा गाइस देखिए 1,60,000, 1.6 लाख मुझे पे करने होंगे। मेरे पास कितना नेट अमाउंट बचेगा यहाँ पर, 2.4 लाख मेरे पास अवेलेबल है। अब गाइस देखिए एक्चुअल में मैं यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे कर रहा था, 2 लाख रुपए पे कर रहा था, टैक्स को मैं कितना पे कर रहा था, 2 लाख रुपीज़ पे कर रहा था। कब, जब मैं डेट का यूज कर भी नहीं रहा था, मैं किसी भी कॉस्ट का यूज नहीं कर रहा था, किसी भी फंड का यूज नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ रहा था यहाँ पर, 2 लाख रुपीज़। लेकिन गाइस देखिए अब यहाँ पर मुझे एक्चुअल में टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 1.6 लाख, यानी 1,60,000 रुपये। तो 40,000 रुपये क्या हुआ यहाँ पर मेरे सेव हो गए। तो एक्चुअल में मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है इसकी, 10% ना पड़ के मेरे लिए कितनी पड़ेगी, ओनली एंड ओनली 6% पड़ेगी, क्योंकि 4% से क्या हुआ यहाँ पर मैंने टैक्स को अपना सेव कर लिया। समझ में आ रही है बात। तो गाइस जितनी ज़्यादा मेरा टैक्स रेट होगा उतनी मेरे लिए इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर डिक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि टैक्स क्या होता है गाइस देखिए, टैक्स हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, जब मैं इंटरेस्ट को पेड कर देता हूँ उसको डिडक्ट करने के बाद। क्योंकि गाइस देखिए इंटरेस्ट को हम कहाँ शो करते हैं, P&L अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, हम खर्चा दिखाते हैं कि अपना हमारे पास खर्चा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट आता है और उस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर टैक्स को पे करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हुआ होगा। आइए सेकंड जो हमें डिस्कस करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब गाइस देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे भी डिपेंड करता है कि मैं किसका यूज करूँगा, यहाँ पे डेट का यूज करूँगा या इक्विटी का यूज करूँगा। देखिए व्हेन द कंपनी यूज मोर डेट द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। गाइस देखिए यदि वो डेट का यूज कर रही है मोर, तो जो वो रिस्क है किसके द्वारा यहाँ पर गाइस फेस किया जाता है, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर के। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, यहाँ पर ओनर है, किसमें, कंपनी में। तो कोई भी प्रॉफिट होता है वो किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। कोई भी लॉस होता है कौन बियर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे। सो देयर डिजायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज। गाइस देखिए जो मेरी रेट ऑफ रिटर्न है, या मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ, जो मेरा यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि जब हम डेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या चाहेंगे कि उनका जो वो रिस्क ले रहे हैं तो उनकी जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। सेकंड देखिए, इफ़ द डेट इज यूज्ड बियॉन्ड ए पॉइंट। अब गाइस देखिए डेट का यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन एक बियॉन्ड पॉइंट के जाके हम यहाँ पर डेट का यूज़ कर रहे हैं कि हमारी एक लिमिट थी, हम उस लिमिट के बियॉन्ड जाके भी डेट का यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली। तो गाइस देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, उसकी जो कॉस्ट होगी वो ग्रो अप हो जाएगी, किसमें, शार्पली। एंड शेयर प्राइस में भी डिक्रीज। और शेयर प्राइस क्या हो सकता है यहाँ पर, डिक्रीज हो सकता है। क्योंकि कॉस्ट क्या होगी, जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी की इंक्रीज होगी तो यहाँ पर जो मेरा शेयर प्राइस है वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है गाइस, जो हम यहाँ पर जो भी हम शेयर को इशू कर रहे हैं उसमें हमें कॉस्ट को बियर करना पड़ रहा है। जैसे कि गाइस यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट होती है, प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट होती है, अंडर राइटर की कॉस्ट होती है। इन सब बातों को हमने डिस्कस किया हुआ है। अंडर राइटर कौन होता है यहाँ पर, ये सब हमने डिस्कस किए हुए हैं। देखिए दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड वाइल इशूइंग सिक्योरिटी, एग्जांपल शेयर एंड डिबेंचर। जब हम शेयर और डिबेंचर को इशू कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो मेरी क्या कहलाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू इज मोर देन द फ्लोटेशन कॉस्ट इज टेकिंग ए लोन। अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि मैं पब्लिक इशू लाता हूँ यहाँ पर, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करता हूँ और उस केस में गाइस उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या प्रेफर करेंगे कि हम लोन ले लेते हैं, तो हम इस कॉस्ट से बच जाएंगे। क्योंकि फिर हम लोन लेते हैं तो हमें ये कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको बियर नहीं करना पड़ेगा। देखिए द फ्लोटेशन कॉस्ट में इफेक्ट द चॉइस बिटवीन द डेट एंड इक्विटी। फ्लोटेशन कॉस्ट डेफिनेटली इफेक्ट करती है गाइस। मैंने आपको बताया यदि हम इक्विटी शेयर कैपिटल को यूज कर रहे हैं और उस टाइम पर मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम इक्विटी का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे।
रिस्क कंसिडरेशन, अब गाइस देखिए हम रिस्क को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर, द टोटल रिस्क ऑफ ए बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द बोथ बिजनेस रिस्क, जैसे कि रेंट ऑफ बिल्डिंग या पेमेंट ऑफ सैलरी। गाइस देखिए यहाँ पर रेंट है बिल्डिंग का, मुझे पे करना ही होगा, हर मंथ जो है मुझे वो पे करना होगा, मेरा प्रोडक्शन हो या ना हो, जो रेंट है वो मुझे पे करना होता है। पेमेंट ऑफ सैलरी, गाइस जो मेरे पास वर्कर अवेलेबल है उनकी सैलरी मुझे हर मंथ पे करनी होगी। एंड फाइनेंशियल रिस्क, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सेट्रा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, गाइस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें हर मंथ पे करना होगा, यदि हम पे नहीं करते तो हमारी कंपनी क्या होगी, लिक्विडेट हो जाएगी। या प्रेफरेंस है गाइस, देखिए मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में क्या होता है, डिविडेंड का अमाउंट फिक्स होता है, उस फिक्स अमाउंट में हमें एज ए डिविडेंड उन्हें पे करना ही होता है। इफ़ ए फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर, अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरी बिजनेस है, उस बिजनेस फर्म है उसका गाइस यहाँ पर जो रिस्क है वो काफ़ी लो है, तो उस केस में क्या होगा, इट कैपेसिटी टू यूज डेट, तो वो डेट का यूज कर लेगी। अदरवाइज गाइस देखें एंड वाइस वर्सा, अदरवाइज नहीं करेगी। यदि गाइस जो मेरी बिजनेस है उसका रिस्क काफ़ी हाई है, तो उस केस में क्या होगा, वो इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करेगी, अदरवाइज वो डेट का यूज करेगी। उसे लगता है कि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं पे करना पड़ना, हमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका डिविडेंड भी ज़्यादा नहीं पे करना, तो उस केस में गाइस यहाँ पर क्या होगा, जो मुझे कॉस्ट पे करनी है यहाँ पर, या मैं कह सकता हूँ डेट का यूज कर सकता हूँ मैं ईजिली, क्योंकि कॉस्ट क्या है मुझे कम पे करनी पड़ेगी और इसलिए मैं यहाँ पर डेट का यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखें यहाँ पर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो गाइस किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर डेट का यूज करेंगे, क्योंकि जब मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल होगा मैं डेट की पेमेंट कर दूंगा, तो गाइस उसमें क्या होगा, डेट की पेमेंट हुई तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन गाइस इक्विटी शेयर होल्डर के केस में क्या होता है, यहाँ पर यदि मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से फंड को रेज किया है, तो उस केस में गाइस जब मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है मैं उस टाइम पर पेड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ मुझे लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लीगल प्रोसीजर के बाद ही मैं अपनी कैपिटल को यहाँ पर बायबैक कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। बायबैक का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि मैं अपनी जो मेरे पास जो हमारी कंपनी के शेयर्स हैं मैं उनको परचेज कर रहा हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट कंपनी में रेज फंड थ्रू द डेट कैपिटल एंड इशू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब कहीं देखिए यहाँ पर क्या करेगी, डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज करेगी, क्योंकि उसे पता है जब हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो जाएगा हम उसको पे कर देंगे, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइबिलिटी जो है उसकी सेट ऑफ हो जाएगी। इफ़ द कंपनी यूज इक्विटी शेयर कैपिटल देन कंपनी लूज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया यदि वो इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करती है तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करेगी, वहाँ पर लूज कर देगी, क्योंकि कंप्लीट राइट्स किसके पास आ जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, मेरी कंपनी के ओनर्स होते हैं। क्लियर है। फोर्थ देखिए कंट्रोल। अब भाई देखिए यहाँ पर कंट्रोल के अकॉर्डिंग सोच के चलती है, तो वो क्या करेगी, डेट का यूज करेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को कंपनी यूज करती है तो जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका जो कंट्रोल है कंपनी पे वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू शेयर होल्डर आएंगे उनका भी गाइस राइट्स होता है, कुछ ना कुछ तो कंपनी पे राइट्स होगा। अब गाइस मैं किसी भी कंपनी में यहाँ पर फंड को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो गाइस मैं क्या सोच के चलूँगा कि मेरी उसमें ओनरशिप होनी चाहिए, मेरे कुछ राइट्स होने चाहिए, मेरा कुछ कंट्रोल होना चाहिए उस कंपनी में। इन सब बातों को सोच के ही तो मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, अदरवाइज मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूँगा। तो कंपनी चाहती है कि यदि उनका कंट्रोल जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वो डिक्रीज ना हो, तो उस केस में किसका यूज करेगी, डेट का यूज करेगी। और अदरवाइज वो चाहती है कि कंट्रोल जो है डिक्रीज हो जाए, इफेक्ट हो, तो उस केस में वो इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज कर सकती है। आई होप कि गाइस आपको ये सब बातें इजीली क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं गाइस, या हम इसके जब MCQ डिस्कस करेंगे आपको जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो जब क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसकी केस स्टडी भी डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।